नमस्कार साथियों, केकड़ी की खबर यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत है। आज की खबर जयपुर से। पूर्व कैबिनेट मंत्री ममता भूपेश ने प्रदेश कांग्रेस के एससी विभाग के प्रमुख का पद संभालने की कार्यक्रम में अपनी ताकत दिखा दी। जयपुर के तोतुका भवन में आयोजित पदभार कार्यक्रम में प्रदेश भर से बड़ी संख्या में दलित वर्ग के कांग्रेसी कार्यकर्ता जुड़े। कांग्रेस कार्यक्रम को पीसीसी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली, कांग्रेस महासचिव सचिन पायलट और एआईसीसी के एससी विभाग के प्रमुख राजेंद्र पाल गौतम ने संबोधित किया। देखिए ये रिपोर्ट। खुशी है हमारी बहन ममता भूपेश जी हमारे राज्य में एससी डिपार्टमेंट की अध्यक्ष बनकर के आज शपथ ग्रहण मान लीजिए, इनका अभिनंदन मान लीजिए, कार्यक्रम मान लीजिए, तो हमें हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। मैं आप सबसे केवल एक ही आग्रह करना चाहता हूँ। प्रदेश कांग्रेस कमेटी हमेशा एआईसीसी के निर्देश पे तमाम वो कार्यक्रम आयोजित करती है और उन कार्यक्रमों में आप सब लोग, हम सब लोग बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेते हैं, भाग लेते हैं। और इसी वजह से आप सबको बताते हुए मुझे खुशी है कि जब पिछले दिनों माननीय खड़गे साहब यहाँ पधारे थे, केसी वेणुगोपाल जी यहाँ पर पधारे थे, तो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे साहब ने ये कहा था कि राजस्थान में पूरे हिंदुस्तान में सबसे अच्छा संगठन बना हुआ है और ये संगठन जो है राजेंद्र पाल गौतम साहब इन सब की वजह से है। ये सारे के सारे योद्धा कांग्रेस के लिए हमेशा खड़े रहते हैं, इनकी वजह से है। आज देश में जो माहौल बना हुआ है, आपने देखा होगा कि पिछले एमपी के इलेक्शन में जिस प्रकार से खड़गे साहब और राहुल गांधी जी हमारे नेता ने जो स्टैंड लिया और जो संविधान बदलने की बातें करने वाले उस भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के लोगों को ये बता दिया कि संविधान तुम्हारी बपोती नहीं है, संविधान हमारी हिंदुस्तान के लोगों की आत्मा है, इस संविधान को आप लोग नहीं बदल सकते हो, ये संविधान के आधार के ऊपर देश चलेगा, आपकी मनमर्जी से ये देश नहीं चलेगा। ये मैं समझता हूँ कि दिखा भी दिया और 240 के ऊपर इनको समेटने का काम हमारे आदरणीय खड़गे साहब और हमारे नेता राहुल गांधी जी ने करने का काम किया है। अब आप देख रहे हैं कि जिस प्रकार राहुल गांधी जी वोट चोर गद्दी छोड़ वोटर अधिकार यात्रा निकाल रहे हैं, ये क्यों निकाल रहे हैं? ये संविधान को बचाने के लिए, ये इस लोकतंत्र को बचाने के लिए, हमारे संविधान में दिए हुए बोलने की आजादी, हमारे संविधान में दिए हुए आरक्षण की व्यवस्था, इसको बचाने के लिए लोकतंत्र को मजबूत करना बहुत जरूरी है। और लोकतंत्र तभी मजबूत होगा जब हर व्यक्ति को अपने मतदान का स्वतंत्र अधिकार होगा, वो अपना वोट करेगा, अपना फैसला करेगा, अपना निर्णय सुना करके इस देश की मजबूती में अपना महत्वपूर्ण योगदान देगा। है सब कुछ संपन्न है, वो अपने अधिकार के लड़ सकता है, संघर्ष कर सकता है, कोर्ट कचहरी जा सकता है। लेकिन जब वोटर लिस्ट में से नाम कटने चालू हो जाएंगे, लाखों नाम काट दिए बिहार के अंदर, किनके काटे हैं? गरीब लोगों के काटे हैं, भूमिहीन किसानों के काटे हैं, दलितों के, आदिवासियों के नाम काटे हैं। तो हम सब लोगों को जागरूक रहना है। और जो अभियान आज पटना में राहुल जी मार्च कर रहे हैं, वोट अधिकार रैली की मार्च निकल रही है और उसका प्रभाव पूरे देश में पड़ रहा है। हम सबको भी राजस्थान सहित समूचे देश के अंदर लोगों को जागरूक करना पड़ेगा। बाबा साहब ने जो हमको संविधान दिया, उस संविधान से अगर वो खिलवाड़ करेगा, वोट से वंचित रखेगा, तो ये अपराध और पाप कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता बर्दाश्त नहीं करेगा, सड़कों पर आकर संघर्ष करेंगे। इसलिए भी आपको कवर कसकर रखनी है। एक बार पुनः ममता जी, मैं आपको बहुत मुबारकबाद देता हूँ। गौतम जी, आपका जयपुर में स्वागत करता हूँ और आने वाला भविष्य बेहतर हो, आप लोग फले फूले आगे बढ़े और मजबूती से कांग्रेस पार्टी को जिताकर भेजें। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारी हजारों साल की गुलामी को तोड़ने वाले डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी और सभी महापुरुषों के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए मंच पे आसीन राष्ट्रीय महासचिव हमारे युवा नेता सचिन पायलट जी, राजस्थान कांग्रेस कमेटी के प्रदेश के अध्यक्ष डोटासरा जी, सीएलपी लीडर जूली जी, हमारे सभी विधायकगण, सांसदगण, पूर्व विधायक, पूर्व सांसद, पूर्व मंत्रीगण, सभी पदाधिकारी, सभी को क्रांतिकारी जय भीम। अगर स्वागत पूरा हो गया हो तो थोड़ा सा
साथियों, सबसे पहले तो मैं बड़े गर्व के साथ ममता भूपेश जी को बधाई देता हूं। आज एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी वो संभाल रही है, क्योंकि एमपी एमएलए बनना, मंत्री बनना सबका सपना होता है, काम नहीं करने दे रहे। लेकिन संगठन में रहेंगे, संगठन के दम पे किसी पार्टी को सत्ता तक पहुंचाना, वो उससे भी बड़ा जिम्मेदारी का काम होता है। और जिम्मेदारी का काम हर कोई नहीं संभाल सकता। आप ये जिम्मेदारी संभालेंगे भी। जितनी भी दलित जातियां राजस्थान प्रदेश के अंदर हैं, उनमें से ढूंढ ढूंढ के नेतृत्व निकालेंगी। जब कोई नेतृत्व संभालता है तो बहुत सारे लोग नजदीक आते हैं, तरह तरह के गिफ्ट लेकर आएंगे, जरूरत से ज्यादा सम्मान भी करेंगे, और विशेष रूप से कुछ आपकी जाति के लोग आपसे ज्यादा जुड़ने की कोशिश करेंगे। जोड़ना सबको है, लेकिन संगठन में सबको बराबर जिम्मेदारी, जितनी जिसकी संख्या उस हिसाब से आपने संगठन में देनी है। मैंने खुद तमाम प्रदेश के प्रदेश अध्यक्षों को और प्रभारियों को भी चिट्ठी लिखी है कि अब कांग्रेस कमेटी के संविधान में संशोधन हो चुका है। संशोधन के हिसाब से 50% पद मुख्य कांग्रेस में आपको एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी और महिलाओं को देने पड़ेंगे, और देने ही चाहिए। और मुझे उम्मीद है कि वो काम लागू होना शुरू हो गया है। अब मैं आपको बताना चाहता हूं, देश किस मुकाम पर आकर खड़ा हो गया है। जो लोग अपना इतिहास नहीं जानते, वो कभी इतिहास बना नहीं सकते। अपने इतिहास को जानने के लिए आपको अपने इतिहास को पढ़ना पड़ेगा, अपने महापुरुषों के संघर्ष को पढ़ना पड़ेगा। जब आप ज्योतिबा फुले जी की लिखी किताब गुलामगिरी को पढ़ोगे, तो आपको अपने महापुरुषों के उस गौरवशाली इतिहास का भी पता चलेगा, और उस इतिहास को खत्म करने का षड्यंत्र किसने रचा उसका भी पता चलेगा। उसी किताब में उन्होंने एक बात लिखी है, ज्ञान बिना मति गई, मति मतलब बुद्धि, ज्ञान बिना मति गई, मति बिना नीति गई, नीति बिना गति गई, गति बिना धन गया, और धन के अभाव में हम लोग गरीब हो गए और गुलाम हो गए। और ये जो हमारा नुकसान सदियों से हुआ, ये ज्ञान पर बंदिश की वजह से हुआ। आप सब जानते हैं, आज पूरे भारत का शासन डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी के बनाए संविधान से चलता है, लेकिन इस संविधान से पहले हमारे देश की सामाजिक व्यवस्था का संचालन मनुस्मृति से चलता था। और मनुस्मृति में स्पष्ट तौर पर लिखा है कि पढ़ने का अधिकार कुछ खास वर्गों को है। देश में शूद्रों, महिलाओं और अछूतों को पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था। अगर शूद्रों की बात करें तो जितनी पिछड़ी जातियां आती हैं, गुर्जर, जाट, यादव, तेली, कुर्मी, बढ़ई, लुहार, सुनार, मौर्य, शाक्य, सैनी, प्रजापति, ये तमाम जाति शूद्र में आती है। और मनुस्मृति शूद्र को पढ़ने का अधिकार ही नहीं देती। उनको उसमें लिखा है कि उनका काम है ऊपर के तीनों वर्णों की सेवा करना, और उसके भी नीचे पांचवा एक वर्ण है पंचम, जिसको बोलते थे अछूत बोलते थे, जिसमें हम लोग दलित समाज के लोग आते हैं। तो जब शूद्रों को पढ़ने का अधिकार नहीं था, तो दलितों को कहां से मिलता, अछूतों को कहां से मिलता? पढ़ने के अधिकार ना होने की वजह से देश में दलित, शूद्र और महिलाएं वो देश में बहुत पीछे रह गए। हजारों साल तक उनके पढ़ने पर बंदिश लगी रही, लेकिन पहली बार उनके बारे में अगर किसी ने ईमानदारी से प्रयास किया तो वो सैनी समाज में जन्मे ज्योतिबा फूले जी थे, जिन्होंने अपनी पत्नी सावित्रीबाई फूले को पढ़ाया।
और फातिमा शेख के साथ मिलकर, अपने मित्र ख्वाजा शेख की बहन फातिमा शेख के साथ मिलकर भारत में महिलाओं के लिए, किसी भी धर्म की, किसी भी जाति की महिलाओं के लिए भारत में पहला स्कूल 1 जनवरी 1848 को पूना के फुलेवाड़ा में खोला। क्या आपको ये इतिहास पता है? किसी से भी पूछो तो चूंकि सरकार स्कूलों में पढ़ाती नहीं है, भारत में हिंदू महिलाओं को भी पढ़ने का अधिकार नहीं था, उनके भी पढ़ने की पहली व्यवस्था सावित्रीबाई फूले जी ने फातिमा शेख के साथ मिलकर स्कूल खोला था 1 जनवरी 1848 को। और 15 मई 1848 को पहला दलितों के लिए ज्योतिबा फूले जी ने स्कूल खोला। यहां से उनके पढ़ाई के रास्ते की केवल शुरुआत हुई पूना से, लेकिन वो पर्याप्त नहीं था। जब उनका सम्मान किया अंग्रेजों ने, तो उन्होंने अंग्रेजों से कहा कि आप हमारा सम्मान कर रहे हो, इससे तो बेहतर यह है कि तुम क्यों नहीं सरकारी स्कूलों में इन सारे वर्गों के लिए पढ़ने की व्यवस्था करते। तो यहां से छोटे तौर पर शुरुआत हुई, लेकिन उसको असली अंजाम देने का काम किया डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने। आपको पता है जब 1919 में साउथ बोरो कमीशन आया, तो पहली बार डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने साउथ बोरो कमीशन से मिलकर उनको एक ज्ञापन दिया और उसमें देश के तमाम दलित और वंचित वर्ग के उन तमाम हक और अधिकारों की चर्चा की। और उसके बाद 20 मार्च 1927 को सार्वजनिक तालाब में जहां जानवर मलमूत्र कर सकता था, वहां भी कोई अछूत समाज का व्यक्ति पानी को छू नहीं सकता था। महार के लिए पहला सत्याग्रह है। आप बाकी सत्याग्रह की बात करते हैं, लेकिन मैं बता दूं सत्याग्रह के भी जनक अगर कोई इस देश में है तो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर है, जिन्होंने 19-20 मार्च 1927 को पानी के लिए, पानी के अधिकार के लिए पहला सत्याग्रह किया। क्या आपने वोट का अधिकार केवल इनकम टैक्स पेई को दिया हुआ है, बड़े जमींदारों को दिया हुआ है, ग्रेजुएट को दिया हुआ है, लेकिन भारत में दलित और पिछड़ों को मनुस्मृति के चलते पढ़ने का अधिकार नहीं था, इसीलिए वो लोग ग्रेजुएट नहीं बन पाए। उनको व्यापार करने का अधिकार नहीं था, इसलिए वो व्यापारी नहीं बन पाए। तो फिर इनकम टैक्स पेई कहां से बनते, फिर वो बड़े जमींदार कहां से बनते। तो इस लड़ाई को जब लड़ा, उसका परिणाम यह हुआ कि अंग्रेज सरकार झुकी और 1935 का जो एक्ट आया, उस एक्ट में तमाम वर्गों को, अमीर हो या गरीब हो, पढ़ा लिखा हो या अनपढ़ हो, छोटा किसी भी जाति धर्म का हो, सबके लिए वोट का अधिकार दिया। 1 मैन 1 वोट, 1 वोट 1 वैल्यू। और यहां से रिप्रेजेंटेशन मिला, यहीं से सीटें रिजर्व होना शुरू हुई। और उसके बाद जो रास्ता खुला, उस रास्ता खुलने का नतीजा है कि ममता भूपेश जी एमएलए भी बनी और मंत्री भी बनी। राजेंद्र पाल गौतम एमएलए भी बना, वे मंत्री भी बना। लेकिन सोचो अगर डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर पृथक निर्वाचन क्षेत्र की लड़ाई को ना लड़ते और ये अधिकार अंग्रेजों से लड़के ना लिए होते, तो क्या हमें वो एमपी एमएलए बनने का, मंत्री बनने का मौका मिला होता? नहीं होता, सवाल ही पैदा नहीं होता। अगर इसका लाइव एग्जाम्पल देखना है तो मैं आपको बता दूं, अभी पिछले दिनों राज्यसभा की एक समिति, स्टैंडिंग कमेटी बनी, जिसने एजुकेशन में जो प्रीमियर जो इंस्टीट्यूशन है, शिक्षण संस्थान, जो निजी शिक्षण संस्थान है जिनका नाम है दुनिया में, उनके अंदर जाके सर्वे किया। और उस कमेटी के चेयरमैन आदरणीय दिग्विजय सिंह जी हैं। उस सर्वे के बाद जो संसद में अभी पिछले सत्र में रिपोर्ट दी, वो रिपोर्ट चौंकाने वाली है। क्योंकि निजी शिक्षण संस्थानों में रिजर्वेशन की व्यवस्था नहीं है, इसीलिए आप देखिए कि आपकी आर्थिक स्थिति का आलम क्या है। बाबा साहेब के लिए रिजर्वेशन से बेशक आप एमपी एमएलए बन गए, आप डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, जज बने, कलेक्टर बने, साइंटिस्ट बने, प्रोफेसर बने, टीचर बने, वकील बने, लेकिन बनने के बाद भी आपकी फाइनेंशियल पोजीशन इतनी मजबूत नहीं हो पाई। जो प्रीमियर प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, उसमें अपने एक बच्चे की डिग्री का खर्चा उठा पाए।
उसका जो पूरा डाटा जो सर्वे करके आदरणीय दिग्विजय सिंह जी के नेतृत्व में जो स्टैंडिंग कमेटी ने जो संसद के अंदर रिपोर्ट जमा की, वो रिपोर्ट बताती है उन प्राइवेट रेपुटेटेड इंस्टीट्यूशन के अंदर शेड्यूल्ड कास्ट 0.89% है। 1% भी दलित प्राइवेट रेपुटेटेड इंस्टीट्यूशन में नहीं है। आप कितना ही सोच लो हम एमपी बन गए, एमएलए बन गए, मंत्री बन गए, आईएएस बन गए, अरे एक एक बच्चे की पढ़ाई पे, एक डिग्री पे 50-50 लाख, 1-1 करोड़ रुपए खर्च हो रहा है। वहां दे सकते हैं क्या आपके एमएलए? एमएलए भी नहीं दे सकते, अपनी तनख्वाह जोड़ लेना। मंत्री भी नहीं दे सकते, गलतफहमी मत रहना।